नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 यानी कि 56वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 55 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जिसमें लिखा है निम्न में से पी के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर पासे की 3 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से हमें पी के विपरीत ज्ञात करना है, जो कि पी हमें यहाँ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, लिखा है कि स्पर्श करना, कह रहा कि स्पर्श अगर महसूस करना से संबंधित है तो अभिवादन किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह भी एक शानदार प्रश्न रहेगा आप सभी का यूपी पुलिस के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। इससे पहले आपको एक डेटा दिखा देते हैं। प्यारे दोस्तों, डेटा क्या है, यदि आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो डीएस सर ऑफिशियल नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है। यहीं पर हम आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की क्लासेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। लिखा गया है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। श्रृंखला कुछ इस प्रकार से है, BDCA। इसके बाद में एक छोड़ देंगे, क्या है भैया, फिर बोलोगे आप लोग F। एक मिनट, ये क्या क्या है यहाँ पर, BDCA के बाद क्या है प्यारे दोस्तों, F है। फिर क्या है, H है। H के बाद में क्या है, G है। G के बाद में क्या है, तो आप बोलोगे E है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर तो J है। क्या है, J। J के बाद में L है। L के बाद में K है। K के बाद में I है। इसके बाद में हमें अगला पद ज्ञात करना है, यहाँ पर कौन सा पद आएगा। तो गौर से देखो साथियों, ऐसी श्रृंखला जो होती है इसमें हमने आपको बताया है कि आप लोग पहले का संबंध पहले से बता दीजिए। जैसे हमने कहा B हमारा 2 पर होता है और इसका पहला F है जो कि 6 पर होता है। आगे पहला देखने जाओगे तो J है जो कि 10 पर होता है। तो अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं प्रश्न को, तो पहले का पहले से क्या है, आप बोलोगे सर 2 में 4 जुड़ा है तो 6 हुआ है। 6 में 4 जुड़ेगा भैया 10 हो जाएगा, और 10 में आगे भी 4 जुड़ जाएगा, कितना, 4 ही जुड़ जाएगा, क्योंकि समांतर 4 जुड़ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा, प्रश्न का उत्तर 10 4 14 होगा। 14 पर कौन आता है, आप बोलोगे सर N आता है। क्या आता है साथियों, 14 पर N आता है। तो N से विकल्प की शुरुआत होगी, तो केवल और केवल तीसरा विकल्प है जिसमें N से शुरुआत हो रही है, और कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं, ना तो 2 नंबर का, ना ही 1 नंबर का, और ना ही 4 नंबर का। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 3, जिसमें N से शुरुआत हो रही है। उसके बाद आप लोग दूसरे को दूसरे से देख लोगे, जैसे D 4 पर है, ये H हमारा कितने पर है, 8 पर है। यहाँ पर L 12 पर है, कितने पर है, H 8 पर और L 12 पर। तो देखो हर बार 4 जुड़ रहा है, 4 4 8 4 12 4 16। तो भैया 16 अगले बार में आना चाहिए, अर्थात 16 पर P होता है, N के बाद P। देखो इस तरह से उत्तर आ जाएगा आगे जब ऐसे ही क्रम करते चले जाओगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, गणितीय समीकरण से संबंधित। कहा गया है निम्नलिखित समीकरण में प्रतीकों स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों, आपके सामने 4 विकल्प हैं। कह रहा है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा जो स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगा। तो भैया गौर से देख लो, सबसे पहले 10 है, इसके बाद में 9 है, 9 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 64 है। तो प्यारे दोस्तों, अब हमें यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। देखो पहली बार में अगर हम प्लस का प्रयोग कर लें, यहाँ पे गुणा का प्रयोग कर लें और बराबर में 64, तो क्या हो सकता है, विकल्प नंबर 1 से। तो प्यारे साथियों गौर से देखो, यहाँ पर आप पहले तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, यानी कि 50, 4 54 होता है, और प्लस का यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे बराबर में कितना है 64। तो भाई साहब आप कहोगे 54 10 64 ही तो होता है सर, और ये 64 प्यारे दोस्तों हमारा 64 के बराबर हो जाएगा। किससे हुआ है भाई, तो आप लोग बोलोगे सर विकल्प नंबर 1 से। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1।
अगर हम प्लस, गुणा और बराबर को स्टार चिन्हों से प्रतिस्थापित कर दें तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर हमारे पास हो जाएगा 2 नंबर का उत्तर विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दिया गया है और कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी में अज्ञात तारीख दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, श्रृंखला के रूप में हमें यहाँ पर कुछ तारीखें दी गई हैं। कुछ तारीखें हैं। पहली तारीख है 4/12/1995, 4/12/95 का मतलब 1995 से ही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तारीख है 1/1/96। कितनी है? तो याद रखेंगे 1/1/96 यानी 1996। तीसरी तारीख है 29/1/96। चौथी तारीख है 26/2/96। तो हमें ज्ञात करनी है कि अगली तारीख, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी तारीख आएगी। तो भाई इन तारीखों के बीच में हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? आप कहोगे भैया कुछ तारीखें दी गई हैं और इन तारीखों के बीच का अगर हम अंतर देख लें, यानी कि इनके बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है, ये देख लें तो उत्तर आ सकता है। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 4/12 अर्थात 4 दिसंबर 1995। तो आप बोलोगे अगर 4 दिसंबर है, दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। तो 4 चले गए तो कितने दिन बचे? 27 बचे। कितने बचे भैया? आप कहोगे सर 27 बचे। और एक तारीख यहाँ पे है अर्थात एक दिन ये हो जाएगा, तो 27 1 28। टोटल जो डिफरेंस है पहले दो तारीखों के बीच में कितने का है? सर 28 दिन का डिफरेंस है। कितने का भैया? 28 दिन का। दूसरी तारीख में देखो, दूसरी तारीख में देखोगे तो 1 और 28 सीधा ही पता चल जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 28 दिनों का ही डिफरेंस है। आगे देखने जाओगे, आगे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 29 से 26 में जाओगे तो चूंकि 29 क्या है? जनवरी। यहाँ पे देखो ये 29 जनवरी है। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। तो 29 चले गए, कितने बचे बताओ? 31 में 29 गया, कितना बचा? आप कहोगे सर 2 बचा। तो 2 दिन यहाँ पर हो गए, 26 दिन ये। तो यहाँ भी अंतर हमारे पास कितने का होगा? 28 का ही होगा। बताओ कितने का होगा भैया? आप कहोगे 28 का। इसके बाद 26, यहाँ पे गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो अंतर हुआ 26/2/1996 के बाद ये वाला अंतर, यहाँ पे क्या तारीख आएगी बस ये बताना है। क्या आप लोग बता पाएंगे? जल्दी से बताओ। देखो जो फरवरी है ये दूसरा महीना है, चूंकि दूसरा महीना क्या होता है भैया? फरवरी होता है। चूंकि 1996 की बात है, कितने की? 1996 की। तो यहाँ पे फरवरी 29 दिन की होगी। तो 26 और 3 29, 3 दिन यहाँ पे बढ़ेंगे और अगले 25 दिन, 3 दिन यहाँ पे बढ़ जाएंगे और अगले 25 दिन। तो आप कहोगे सर अगर इसमें हम 28 जोड़ते हैं, साथियों अगर इसमें 28 जोड़ते हैं तो उत्तर आएगा 25 तारीख तीसरा महीना और 96, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो हर बार में 28 दिनों का अंतर था। 25 तारीख तीसरा महीना और 97 आपका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है यदि गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो भैया 36 पहले लिखते हैं। जहाँ पे माइनस है उसका अर्थ क्या बोला है भैया? माइनस का अर्थ भाग है, तो सीधा सा हम यहाँ पे लगाएंगे भाग। इसके बाद में क्या हो जाएगा? भाग का अर्थ भैया क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, 4 लिख देंगे। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, गुणा लिख देंगे, 7 कर देंगे। और गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस पहली लाइन थी तो 5 यहाँ पे कर देंगे। अब देखो इसमें लगाएंगे हम लोग बोर्ड मास। क्या लगाएंगे साथियों? याद रख लो, बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ से काटेंगे 12 तिया 36 प्लस 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 माइनस का 5, तो 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। 31 में जाएगा 5, कितना बचेगा भैया? 26 बचेगा। कितना बचेगा? 26। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कैलेंडर का एक अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि 12/9/1999 को सोमवार है, तो 12/9/2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भैया गौर से समझेंगे आप लोग। 12 तारीख है, 9वां महीना है, समय 1999 है। क्या है? समय 1999 है। दिन आया है प्यारे साथियों सोमवार। क्या आया है? सोमवार आया है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों से उसने बोल दिया है कि हमें दिन बताना है, 12 तारीख ही रहनी चाहिए, 9वां ही महीना होना चाहिए, लेकिन भैया समय हो जाएगा इस बार 2003। तो मुझे बताओ दिन कौन सा होगा? तो मैं आपसे सीधा सिंपल सा एक सवाल पूछ लेता हूँ,
1999 से 2003 के बीच कितने साल रहे होंगे? तो आप बोलोगे सर 1999 के बाद एक 2000, 2001, 2002 और अगला 2003, अर्थात कितने साल? भैया आप कहोगे सर यहाँ पे 4 साल। कितने? 3 तो ये हो गए, एक ये, तो अर्थात 4 साल। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, ये जो 4 साल हैं इनमें कितने विषम दिन रहे होंगे? आप कहोगे सर आपने बताया है कि जो 1 साल होता है, अर्थात जो 365 दिन होते हैं वो क्या होता है भैया? 1 साल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 365 दिन 1 साल होता है। और 365 में यानी 1 साल में जब विषम दिनों की बात आती है तो हम सीधा लगाते हैं 365 भागित में 7, 52 सप्ताह और 1 विषम दिन आता है। कितना? 1 विषम दिन। तो प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया कि 1 साल में विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। तो 4 साल में कितने विषम दिन रहे होंगे? तो भाई अगर 1 साल में 1 है तो 4 साल में 4 विषम दिन। तो ये जो 4 साल है ना, इसमें विषम दिन अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे? 4 रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। क्या शर्त है? भाई बीच में इनके कोई लीप वर्ष ना आया हो। आप कहोगे सर 4 साल हो गए, लीप वर्ष कैसे नहीं आएगा? क्योंकि हर चौथे साल लीप वर्ष रिपीट करता है। बात 1999 से 2003 के बीच की है। तो इसमें क्या कोई लीप वर्ष आया है? जिसमें फरवरी हमारी 29 की रही होगी, वो साल हमारा 366 दिन का रहा होगा। अर्थात अगर 365 में प्यारे दोस्तों 1 विषम दिन आ रहा है तो 366 में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन आएंगे। तो एक इनके बीच का ऐसा साल रहा, उस साल का नाम क्या है? सन 2000। प्यारे दोस्तों सन 2000 जो था इसमें फरवरी 29 की थी। तो अब 4 साल में 4 विषम दिन ना होकर के 1 दिन बढ़ जाएगा, अर्थात 1 विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हमारे पास टोटल विषम दिन आए। ये जो रिमाइंडर आया ये 5 विषम दिन आए। अब इन 5 विषम दिन का हम करें क्या भैया? जल्दी से बताओ। 5 विषम दिन का क्या करें? क्योंकि 1999 के बाद हमें 2003 तक जाना है, कैलेंडर में आगे जाना है, तो 5 यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे ही सोमवार में आप लोग 5 जोड़ोगे प्यारे दोस्तों, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। सोमवार, ओहो कुछ तो गड़बड़ है, 5 जोड़ना है ना। ठीक है 5 जोड़ना, शुक्र नहीं आएगा यार। 5 जुड़ेगा। देखो सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ओहो शनिवार आएगा दादा। क्या आएगा? शनिवार। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो साथियों, यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3 मिनट पीछे जाइए वीडियो में। 3 मिनट पीछे जाने का मतलब है 10 बार आप वीडियो को पीछे पीछे दबा दीजिए, 10 बार जल्दी जल्दी। उसके बाद आप क्वेश्चन को दोबारा से शुरू कीजिए। भाई मेरी आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। शॉर्ट में देखो, लिख करके नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँगा और आपको यहाँ से बता दूंगा। गौर से समझो प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या था? 12/1999। कहाँ तक जाना था? 12/2003 तक। तो भाई मैंने आपसे कहा कि कितने विषम दिन? आपने बोला 4 सर। 4 साल हुए हैं तो 4 साल में 4 विषम दिन, क्योंकि हमने आपको बताया 1 साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 7 से भाग लगाते हैं तो 1 विषम दिन आता है। तो 4 साल में 4 विषम दिन आए, इसका मतलब सोमवार में 4 जुड़ना चाहिए था। लेकिन भाई 2000 जो था वो एक ऐसा वर्ष था जो कि लीप वर्ष था, और इसमें जो साल था वो 366 दिन का था, अर्थात यहाँ पे 2 विषम दिन होने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल तो क्लियर रहे होंगे ऐसे जिनमें क्या हुआ है? एक एक विषम दिन आया। जबकि चौथा साल जो 2000 है वो ऐसा रहा जिसमें 2 विषम दिन आ गए। तो भैया 3 वो विषम दिन 3 साल के और एक जो 366 वर्ष का था उसके 2 विषम दिन, अर्थात टोटल 5 विषम दिन। मैंने कहा 5 विषम दिन हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, इस सोमवार में जोड़ देंगे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शनिवार। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है साथियों। क्या बोला है? तो आप कहोगे सर इसने बोला एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। भाई मैं मान लेता हूँ रेंडमली बंदा यहाँ से चला, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर। कितना चला भैया? 2 किलोमीटर। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, अर्थात दाईं मुड़ेगा सीधे हाथ की तरफ, 3 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, बाएं मुड़ेगा अर्थात ऊपर की तरफ चला जाएगा, 2 किलोमीटर चला। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? भाई ऊपर की ओर जा रहा है। और एक बात याद रखना है आपको, जब भी दिशाएं आपसे पूछ ले तो एक प्लस बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? प्लस बड़ा सा। सीधे हाथ की तरफ ईस्ट लिखो, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट लिखो, खोपड़ी की तरफ नॉर्थ लिखो, पैरों की तरफ साउथ लिखो। तो भैया कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है भैया हिंदी में? उत्तर। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा, विकल्प नंबर 4।
अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक प्यारा सा क्वेश्चन है, पहेली भी हो सकती है और ये क्रम भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी क्रम व्यवस्था में पूछा जाता है। तो और छोटी सी पहेली दे रखी है, कह रहा है 5 व्यक्ति ABCD एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ कोई 5 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति मेरे पास यहाँ पे रहा, 1 मिनट। पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, तीसरा व्यक्ति ये है, चौथा ये है और 5वां ये है, ठीक है। इनके साइज पे ना जाओ, कोई मोटा है कोई पतला है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है सबसे पहले पढ़ने वाला, तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ पहले कौन पढ़ेगा, गौर से समझो। मैं लिख देता हूँ एक तरफ पहले करेंगे, जो पहले आएगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे, और जो सबसे बाद में पढ़ेगा उसको हम इस तरफ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है जो सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले अर्थात ये वाला व्यक्ति अखबार सी को देता है। जो दूसरे नंबर पर पढ़ेगा ऑब्वियसली, जब क्रम से बैठे हैं 5 लोग पढ़ रहे हैं तो किसको दे रहा है, पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को दे रहा है। सी कौन से क्रम में पढ़ेगा, अर्थात दूसरे क्रम में। कह रहा है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा है उसने ए से लिया है। किसने, जिसने, ये व्यक्ति जो है इसने अंत में अखबार पढ़ा है, किससे लिया है भैया, ए से लिया है। कह रहा है ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं है, ये गड़बड़ कर दी मैंने। कह रहा है जिस व्यक्ति ने अखबार अंत में पढ़ा है, अर्थात ये वाले व्यक्ति ने किससे लिया है, ए से। तो ए कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर ए अगर रहा होगा तो इसने अंत में लिया है। अब प्रश्न में उसने बोल दिया ई अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं है। जो ई नाम का बंदा है वो पहला और अंतिम नहीं है, ना तो ई यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पे आएगा। अब क्या बोला है उसने, अब आप लोगों से क्या बोला है, ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट की लाइन में बोला है बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। भैया बी और ए के बीच में कितने पाठक हैं, बी और ए के बीच में 2 पाठक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ तो इनके बीच में कोई पाठक नहीं, लेकिन जब मैं बी को यहाँ पे रख देता हूँ तो ए और बी के बीच में 2 पाठक हैं। तो भैया अब कोई बंदा और बच रहा है, वो बंदा कौन सा है, डी है। प्रश्न में कहा गया है उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। तो भाई कौन है सबसे अंत में, सबसे बाद में पढ़ने वाला, डी है। विकल्प नंबर 3 में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न जो कि ब्लड रिलेशन से है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए। ए बी और सी की माँ है। प्यारे दोस्तों जो ए है ये माँ है किसकी, इसके 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2। एक तो बी है और एक सी है। ए बी और सी की माँ है। सी है डी और ई का पिता। ओहो, इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है जो ए है वो माँ है किसकी, बी और सी की। तो मैं बी और सी को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, बी और सी की माँ है। आगे बोला है सी डी और ई का पिता है। प्यारे दोस्तों ये जो सी है ये पिता है किसका, आप कहोगे सर ये पिता है हमारा डी और ई का। किसका पिता है, तो आप याद रखेंगे डी को हम यहाँ पे बना देंगे, ई को हम यहाँ पे बना देंगे। प्रश्न में पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, से किसके साथ लगा है, इंपॉर्टेंट है, ए के साथ। तो मुझे बताओ ये जो ए है ये क्या बोलेगा ई को, आप बताओ। आप कहोगे ए कहेगा मेरा पुत्र अर्थात मेरा लड़का। ए का लड़का कौन होगा, आप कहोगे सर ए का लड़का होगा सी, चूंकि प्लस लगा है। सी के ही बच्चे हैं कौन कौन, डी और ई। तो मुझे बताओ कि ई का ए से अर्थात से लगा है ए के साथ, तो ए क्या बोलेगा ई को। आप कहोगे अगर मुझे जेंडर पता होगा तो मैं कह सकता हूँ मेरा, ये ए बोलेगा मेरा लड़का सी है, और लड़के का अगर लड़का हुआ तो क्या हो जाएगा भैया, पोता हो जाएगा। लड़के का लड़का पोता हुआ, अगर ये बच्ची हुई तो ये क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। तो पोता या पोती, इसको प्यारे दोस्तों बोला जाता है ग्रैंडसन। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर हम बोल देते हैं जीएस, ठीक है। जीएस मतलब ग्रैंडसन, और इसको हम बोल देते हैं जीडी। जीडी का मतलब होता है ग्रैंड डॉटर, ठीक है। क्या होता है, जीएस ग्रैंडसन, जीडी ग्रैंड डॉटर। तो कह रहा है प्रश्न में ग्रैंडसन भी दिया है, ग्रैंड डॉटर भी दिया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अर्थात ये दोनों हमें दिए हैं विकल्प नंबर 4 में, या तो 1 या तो 2। या तो ये क्या हो जाएगा, अगर बच्ची हुई तो पोती हो गई, अगर बच्चा हुआ तो ये पोता हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कहा गया है साथियों ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये 9 क्यों है, इसको क्यू होना चाहिए यार, ठीक है। ये मिस टाइपिंग हो गई है, जहाँ जहाँ 9 है उसको क्यू बनाओ। कह रहा है ए पंक्ति में पी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है, मैंने मान लिया। कह रहा है पी पंक्ति के आरंभ से 18वें पर है। भाई कोई पंक्ति है उसमें आरंभ से 18वें नंबर पर कौन है भैया, पी है।
P पंक्ति में आरंभ से 18वें पर है, Q अंत से 12वें पर है। प्यारे दोस्तों गौर से समझो, अंत वाली जो पंक्ति है यहाँ से, ये तो हमारे पास 18वें नंबर पर था, जबकि जो Q है ये अंत से कितने पर है, 12वें नंबर पर है। अब उसने बोला था पहली लाइन में जो A है वो P और Q के ठीक मध्य में बैठा है, तो A को मैं इन दोनों के बीच में बैठा दूंगा। कहाँ पे बैठा दूंगा, इन दोनों के बीच में। प्रश्न में एक और लाइन दी गई है, P और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं भैया, 2 व्यक्ति, पहला दूसरा। तो भाई मुझे बताओ, जब ये इन दो P और Q के बीच में A बैठा है, तो अगर P और E के बीच में, P और A के बीच में 2 बच्चे हैं, तो और A और Q के बीच में भी 2 ही होंगे, क्योंकि इन दोनों के ठीक मध्य में कौन है, ये हमारा A है। इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से अगर P A के बीच में 2 होंगे तो A Q के बीच में भी 2 ही होंगे। प्रश्न में बोला है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। भाई मेरी बात को समझो, 18 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 30 हो गए, 5 ये कितने हो गए, 35। खत्म बात। एक आरेख बनाओ कुछ इस तरीके से कर लो, खत्म बात, प्रश्न खत्म हो गया। 35 विकल्प नंबर 2 हमें दे रखा है, इस बात को याद रखेंगे। कितने हो जाएंगे, 18 तो P तक हो गए, 12 Q तक हो गए। P प्रारंभ से है तो प्रारंभ में 18 हो गए P तक, और 12 लास्ट से हो गए, तो 18 12 30, और टोटल 5 तो ये बैठे हुए हैं, एक इस 2 दाईं ओर हैं, 2 बाईं ओर है। इस तरह से 35 हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, अगर प्यारे दोस्तों हम D को 4 लिखते हैं और उसी प्रकार हम बेड को, किसको, BAD, बेड को हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। प्रश्न में बोला गया है आंट का कोड क्या होगा, ANT, आंटी वाला नहीं है, ये आंट वाला चीटी वाला है, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो कह रहा है आंट का कोड क्या होगा, ANT का। तो गौर से देखो, D कितने पर होता है प्यारे दोस्तों, ये जो हमारे पास D है ये कितने पर होता है, 4 पर ही तो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। बेड में B कितने पर, 2 पर। A कितने पर प्यारे दोस्तों, 1 पर। D कितने पर, तो बोलोगे 4 पर। इन तीनों को जोड़ो, 4 3 7, अर्थात इनका स्थानीय मान जुड़ रहा है। तो आप A को देखेंगे 1 पर, N होता है 14 पर, T होता है 20 पर। कितने पर, 20 पर। 20 14 34, 1 35। एक बार फिर से हमारा 10 नंबर का उत्तर 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंट का कोड 35 होगा, इस बात को याद रखेंगे, जो कि विकल्प नंबर 3 में है। अगले प्रश्न में आ जाओ। सॉरी फॉर दैट। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, एक अच्छा प्रश्न है, कथन है, कह रहा है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। जो मंत्रीगण हैं प्यारे दोस्तों अपनी कार में जन समारोह में आए, तो भैया कोई जन समारोह हो रहा था, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत सारे मंत्री परेशान हैं, रातों की नींद हराम है, आज इस मीटिंग में, कल उस मीटिंग में, 1-1 घंटा 2-2 घंटा करके 50 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मंत्रीगण कार से कह रहा है जन समारोह में आए, तो निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं आप लोग, निष्कर्ष सभी मंत्री धनी हैं। भैया कहीं कथन में बोला है मंत्री धनी है या गरीब है, बिल्कुल नहीं बोला है, गलत कर दो। कथन के अनुसार ही निष्कर्ष निकालना है भैया, अपने मन से कुछ नहीं। कह रहा मंत्रियों के पास कार है, भाई सारे के सारे मंत्री कार से आ रहे हैं तो इनके पास कार तो होगी ही, ऐसा तो है नहीं किराए पे लेके आएंगे। मंत्रीगण कार से आ रहे हैं तो उनके पास कार है, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। कह रहा है मंत्रीगण जन समारोह में आए, हाँ बिल्कुल बात सही है, सीधा लिखा मंत्रीगण जन समारोह में आए। दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी सही है। तो आप यहाँ से निकाल पाओगे केवल 2 और 3 निहित हैं। ओनली सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर राइट, इस बात को याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों पहला बिल्कुल गलत होगा, धनी के बारे में कथन में कहीं चर्चा नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। प्यारे दोस्तों कहा गया है वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। बताइए प्यारे दोस्तों, एक एक करके मैं आकृतियों को कलर दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद में सर्कल के लिए मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर, क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लू कलर सर्कल में है। इसके बाद त्रिभुज में ले लेता हूँ मैं रेड कलर, इस वाले, एक मिनट यार, इस वाले त्रिभुज में मैं रेड कलर ले लेता हूँ, और जो ऊपर त्रिभुज दे रखा है उसमें मैं ले लूँगा ग्रीन कलर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में प्यारे दोस्तों हमसे बोला है ऐसा कौन सा अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। भैया देखो 3 को त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है, गलत कर दो। जो जो दूसरे में आ रहे हैं उन सभी को कट करते जाओ, ठीक है। इसके बाद और देखो, 1 को देखो ये आपके वर्ग में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा, 2 हमारा त्रिभुज और सर्कल में है, 6 हमारा दोस्तों किस में है, त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है। यहाँ पे देख लो ये वर्ग और सर्कल में है 7। अब भैया एक ही बंदा बच रहा है, एक ही नंबर बच रहा है 5, जो केवल और केवल वर्ग में आ रहा है। किसमें, 5 एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल वर्ग में आ रहा है। प्यारे दोस्तों वर्ग में आ रहा है तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 13 कहा गया है
अंग्रेजी क्या कह रहा है, सॉरी, वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एन और टी के मध्य में होगा। भैया अंग्रेजी वर्णमाला का बढ़ता क्रम का मतलब है अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसे जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, ए से लेकर के बी, इस तरह से सी और डी, ऐसे डैश डैश करके हम एक्स वाई जेड पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये जेड कैसा बन गया, एक्स वाई जेड पर पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न में बोला है एन और टी के मध्य, अर्थात एन के बाद रहा होगा ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी। टोटल इतने लेटर है हमारे पास, इनके बीच में कौन सा लेटर है। तो भैया एन ये रहा, टी ये रहा, देखो दो ये उड़ा दो, दो ये उड़ा दो, बीचों बीच में कौन आ जाएगा भैया, क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू। और क्यू हमें दिया नहीं है, क्यू की जगह पर ये 9 हो गया यार। ये देखो अभी पीछे क्वेश्चन में देख के आए थे कि जो क्यू है उसके स्थान पर क्या हो गया है, 9 हो गया है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्यू हो जाएगा इस, ये प्रश्न अच्छा है, उत्तर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, कहा गया है साथियों, क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कह रहा है कि स्पर्श महसूस करना है, क्या बोला है, जो स्पर्श है प्यारे साथियों ये क्या है, महसूस करना है, इस बात को याद रखेंगे। स्पर्श से क्या हम महसूस कर सकते हैं, बताओ। अगर मैं तुम्हें छू रहा हूं तो क्या तुम महसूस कर पा रहे हो, महसूस करना। अब वो बात अलग है कि आप किसी के प्यार में सुन्न हो गए हैं, ठीक है, वो बात अलग है। अगर मैं आपको स्पर्श करूंगा तो आप बिल्कुल महसूस कर पाएंगे, इसका मतलब है स्पर्श का सीधा संबंध किससे है, महसूस करना से। इसके बाद में प्यारे दोस्तों हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है कि अभिवादन का संबंध किससे हो जाएगा, अभिवादन का। अब बताओ जल्दी से, अभिवादन का मतलब क्या होता है। भाई आपने शादी के बारे में देखा है, सुना होगा, देखा नहीं होगा तो। शादियां भी होती हैं जब हम लोगों की नौकरी लगती है, तो शादी के बारे में अगर सुना होगा आप लोगों ने, तो जैसे ही कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति जाता है शादी में, व्यवहार में या कहीं भी, तो प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा शादियों में जैसे ही आप खाने के लिए जाते हैं या फिर उनके घर में प्रवेश करते हैं तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो आपसे राम राम जो भी कर रहा होगा इस तरह से करता है, ठीक है, आपसे मुलाकात करता है, आपकी आवभगत पूछता है कैसे हैं, कैसी रही यात्रा। तो वो क्या कहलाता है, अभिवादन करना। तो अभिवादन करने का सीधा संबंध किससे है, स्वीकार करना से। आपको उसने स्वीकार कर लिया बारात में, जैसे आप गए किसी के यहाँ, हो सकता है मंडप में गए हो सकता है टीके में गए हो, कुछ भी हो, तो स्वीकार किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है, क्या बोला है भैया, आप कहोगे अगले प्रश्न ने सीधे से कह दिया एक फलक में MNOPQR फलक हैं, सॉरी एक पासे के 6 MNOPQR फलक हैं, फलक P के विपरीत क्या होगा। P कहाँ पर है, ये देख लो, ये रहा P। अब प्यारे दोस्तों इसमें विपरीत पूछा है, तो मैं कह रहा हूँ पासा नंबर 1 ये है, पासा नंबर 2 हमारे पास ये है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक मिनट यार, पासा नंबर 2 हम लोगों के पास ये है, पासा नंबर 3 हम लोगों के पास ये है। तो मैं 1 और 2 को लेता हूँ, किसको, 1 और 2 से, ठीक है, इन दो पासों को देखूंगा। तो प्यारे दोस्तों पी तो नहीं मिल रहा है हमें, इन दोनों में पी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ नंबर कॉमन मिल रहे हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं, एन और ओ। प्यारे दोस्तों एन और ओ ये हमें कॉमन मिल रहे हैं, और जब ये कॉमन मिल रहे हैं तो हमने आपको बताया जब दो सतह समान मिल जाती हैं तो तीसरी सतह ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो पी के अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, एम हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। पी के अपोजिट एम आपका विकल्प नंबर 3 में है, यही इसका सही उत्तर है। और प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर भी कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यार सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर आपका सब्सक्राइब आ जाता है तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।